Namaste. Let's complete the remaining part of NGOs by having holistic discussion on the topic of regulation of NGOs. But before watching this part, I request you to watch the first part so that you can understand the concept first. Now let's start our topic on regulation of NGOs. Friends, जब NGOs के regulation की बात आती है तो मेजरली वी फोकस ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. मतलब ये कि एनजीओ को जो पैसा प्राप्त होता है, स्पेशली फॉरेन मनी, वो कहाँ से आ रहा है और किस चीज के लिए यूज हो रहा है. बिकॉज दिस एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स. कहीं वो देश विरोधी एक्टिविटीज में तो नहीं जा रहा. तो जो भी फाइनेंशियस है एनजीओ के, वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो पर नजर रखने के लिए हमारे पास मेनली दो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हैं. फर्स्ट इज एफसीआरए एंड सेकेंड इज फेमा. द मेन एक्ट बीइंग द एफसीआरए एंड टुडे वी विल डिस्कस द सेम. तो चलिए जानते हैं एफसीआरए के बारे में. बट एफसीआरए को जानने से पहले एफसीआरए के पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं. फ्रेंड्स, एफसीआरए एक्ट सबसे पहले 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में लाया गया था, जब देश में इमरजेंसी इंपोजिशन के बाद पॉलिटिकल डिसेंट बढ़ गया था. एनजीओज गवर्नमेंट के रवैये को क्वेश्चन कर रहे थे. उन्हें फॉरेन से भी फंडिंग प्राप्त हो रहा था ऐसा करने के लिए. इसी तरह ऑपोजिशन, मीडिया आदि को भी फॉरेन फंडिंग प्राप्त हो रहा था टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. ये देख उस टाइम की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर ऐसे चलता रहा और अनरेगुलेटेड एनजीओज और अनरेगुलेटेड फॉरेन मनी भारत में आता रहा तो ये सरकार और देश के इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन ना आए, गवर्नमेंट ने एफसीआरए एक्ट 1976 को लाया, जिससे अनरेगुलेटेड फॉरेन फंडिंग को कर्ब किया जाए. कंसिक्वेंटली द पॉलिटिकल डिसेंट एंड फर्दर इंस्टेबिलिटी ऑफ द टाइम. विथ टाइम इस ओरिजिनल एक्ट में बहुत से अमेंडमेंट एंड इंक्लूजन किए गए, मेनली 2010 एंड 2020 में, जिसको हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे भी. बट इन एक्ट्स को जानने से पहले अगर आपको यह बताना हो कि एफसीआरए की नीड क्यों है और इन फेवर ऑफ एफसीआरए लिखना हो, तो फ्रेंड्स यू कैन सी माई डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू इश्यूज विथ एनजीओ इन पार्ट 1, और वहां से बहुत से पॉइंट आप लिख सकते हो. यहां पर उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, इसलिए हम इन एस्पेक्ट को फिर से डिस्कस न करके सीधा एफसीआरए एक्ट 2010 और उससे एसोसिएटेड फीचर्स को देख लेते हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड एफसीआरए 2020 अमेंडमेंट. तो सबसे पहले एफसीआरए एक्ट 2000 क्या है, 2010 क्या है और इसका क्या पर्पस है, इसको समझते हैं. Friends, FCRA 2010 is an act to regulate acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain persons for any activities detrimental to national interest. इसे अगर थोड़ा और समझे तो जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, FCRA एक्ट विदेशों से भारत में रह रहे कुछ पर्सन, जिसमें इंडिविजुअल, एसोसिएशन, एनजीओ आदि को शामिल कर सकते हैं, को मिलने वाले फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल हॉस्पिटैलिटी को रेगुलेट करता है, जिससे ये विदेशी कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा न साबित हो. यहां फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से मेरा तात्पर्य है डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ करेंसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और एनी आर्टिकल जिसकी कीमत एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हो. और हॉस्पिटैलिटी से तात्पर्य है उच्च पदों पर कार्य कर रहे भारत के लोगों को विदेशों में मिलने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग से है और उनके रेगुलेशन से है. आशा करता हूं एफसीआरए क्या है और इसका क्या पर्पस है, इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे. अब थोड़ा ब्रीफ में एफसीआरए 2010 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं, बिकॉज इन्हीं फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम एफसीआरए 2020 को एनालाइज और कंपेयर करेंगे. तो फ्रेंड्स, एज पर दी एफसीआरए एक्ट 2010, वे सभी एनजीओज जो विदेशों से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मैंडेटरी रूप से एफसीआरए एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके रेगुलेशन की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री पर होती है. ये एक्ट पूरे भारत पर तो लागू होता ही है, भारत से बाहर रह रहे भारतीय, भारत में स्टैब्लिश कंपनी जिसकी विदेशों में ब्रांचेस हो, उस पर भी लागू होता है. इस एक्ट के अंडर किन किन लोगों को विदेशी सोर्सेज से पैसा रिसीव करने पर रोक है को अगर देखें तो एमपी, एमएलए, गवर्नमेंट सर्वेंट, जजेस, मीडिया पर्सन, कार्टूनिस्ट एटसेट्रा आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन. फ्रेंड्स, वैसे तो इस एक्ट के तहत पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी विदेशी सोर्सेज से पैसा रिसीव करने पर रोक था, बट ग्रेजुअली थ्रू अमेंडमेंट पॉलिटिकल पार्टीज कुड रिसीव फंड्स ऑन सर्टेन कंडीशंस. और प्रोविजन को अगर देखें तो इस एक्ट के तहत एक बार रजिस्टर्ड हुए एनजीओज 5 वर्षों तक विदेशी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
बस शर्त यह है कि इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूज वो केवल सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जैसे पॉजिटिव मुद्दों पर ही कर सकते हैं। और अगर सवाल आता है एनजीओज के लाइसेंस रिन्यू करने की, तो 5 साल बाद अगर कोई एनजीओज सारे एफसीआरए नॉर्म्स से कंप्लाई करता है तो दे कैन रिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए। सिमिलरली अगर एफसीआरए 2010 और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, एनजीओज हैव टू फाइल एनुअल रिपोर्ट ऑन अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इट रिसीव्ड, इट्स सोर्सेज, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन एटसेट्रा। ये जानने के बाद अब आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या होगा अगर कोई एनजीओ एफसीआरए प्रोविजन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई एनजीओ एफसीआरए के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न, नॉट यूजिंग द फाइनेंसेस फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, वर्किंग अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एटसेट्रा, तो फ्रेंड ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कैन पीनलाइज, कैंसिल, सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ दैट एनजीओ। फ्रेंड्स, एफसीआरए एक्ट के प्रोविजन न फॉलो करने का ही नतीजा है कि पिछले 1-2 साल में लाइसेंसेस ऑफ अराउंड 20,000 एनजीओज हैव बीन कैंसिल्ड। आई थिंक एफसीआरए 2010 के बारे में इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट होगा, और वैसे भी डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो एफसीआरए 2010 को जानने के बाद अब हम आते हैं एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020 और उससे जुड़े इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड के ऊपर, जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग की एफसीआरए 2020 में क्या प्रॉब्लम और इश्यूज है, हमको इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को देख लेना चाहिए, जिससे हमें एफसीआरए 2020 के एनालिसिस में सहूलियत हो। तो चलिए देख लेते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक एक करके। और सबसे पहले देखते हैं एफसीआरए 2020 और ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। तो फ्रेंड्स, पहले के एक्ट में यह होता था कि किसी एनजीओ को अगर विदेशी कंट्रीब्यूशन मिलता था तो वो एनजीओ चाहे तो उस कंट्रीब्यूशन और फंड को किसी और पर्सन, दैट इज एनजीओ, एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट कंपनी को ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन 2020 में अमेंडमेंट के बाद अगर दूसरा पर्सन एफसीआरए रजिस्टर्ड भी है तो भी फर्स्ट पर्सन और एनजीओ उसको पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सिमिलरली एफसीआरए अकाउंट ओपनिंग की बात अगर करें तो एज पर दी 2020 अमेंडमेंट कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली बेस्ड एसबीआई ब्रांच में एफसीआरए अकाउंट ओपन करके ही मंगाया जा सकता है, किसी और अकाउंट में नहीं। दो मंगवाने के बाद आप किसी और बैंक अकाउंट में भेज और यूटिलाइज कर सकते हो। आधार यूसेज से रिलेटेड प्रोविजन की बात अगर करें तो इस अमेंडमेंट के बाद कोई भी एनजीओ अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो या उसे रिन्यू करवाना चाह रहा हो तो उस एनजीओ से एसोसिएटेड सभी डायरेक्टर्स, फंक्शनरीज के आधार को एफसीआरए अकाउंट से रजिस्टर और लिंक करवाना मैंडेटरी होगा। एफसीआरए 2020 और एनजीओ के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पर क्या रिस्ट्रिक्शन लाया गया है को अगर देखें तो इस एक्ट के बाद एनजीओज के पास बहुत कम लिवरेज होगा कि वो प्राप्त मनी को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, दैट इज सैलरी, रेंट, ट्रांसपोर्ट आदि पर खर्च कर पाएं, क्योंकि द अमेंडमेंट हैज डिक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थ्रू फॉरेन फंड्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू 20% फ्रॉम अर्लियर 50%। इसी तरह एफसीआरए 2020 में सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रोविजन है, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी एनजीओ को लगता है कि उसका उद्देश्य जो था पूरा हो गया और वो अब विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं करना चाहता है या कोई और वजह हो तो वो अपने लाइसेंस को सरेंडर कर सकता है। में एनजीओ के लाइसेंस सस्पेंशन से रिलेटेड प्रोविजन को अगर देखें तो पहले गवर्नमेंट सिर्फ 180 डेज के लिए एनजीओ के लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती थी अगर एनजीओ एफसीआरए के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे होते, बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट ये सस्पेंशन एक्स्ट्रा 180 डेज के लिए बढ़ाया जा सकता है। एफसीआरए 2020 आने के बाद अगर देखें कि कौन कौन लोग फॉरेन से फंड प्राप्त नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स, द करेंट बिल हैज एक्सपेंडेड द अर्लियर लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इट हैज एडेड पब्लिक सर्वेंट इन द लिस्ट। पब्लिक सर्वेंट के इंक्लूजन से बस इतना समझ लो कि गवर्नमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े बहुत से लोग अब फॉरेन फंड नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एफसीआरए 2020 में एक नया प्रोविजन लाया गया है विद रेस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसको अगर सिंपली समझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट और इंक्वायरी के बाद अगर लगता है कि पर्सन और एनजीओ ने एफसीआरए के प्रोविजन को वायलेट किया है तो गवर्नमेंट ऐसे एनजीओज को जो फॉरेन से फंड मिला है उसके फर्दर यूटिलाइजेशन पर रोक लगा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट कंप्लीट इंक्वायरी नहीं हुई है फिर भी लगा सकती है।
दैट इज बिफोर ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन। सो ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे FCRA 2020 के, जिनको जानना आपके लिए जरूरी था। इसे देखने के बाद अब हम आते हैं आखिर इस अमेंडमेंट का इतना विरोध क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर पहला इशू देखें FCRA 2020 से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट द्वारा लाए गए न्यू रूल्स एनजीओ के लिए कंप्लायंस से रिलेटेड जो पहले फॉर्मेलिटीज होती थी अब और बढ़ा दी हैं। इससे एनजीओ को स्मूथली रन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एनजीओ के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को 20% लिमिट करने के बाद एनजीओ के लिए बहुत टफ होगा कि वो हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, रिसर्चर्स को हायर कर पाएं, क्योंकि ऐसे प्रोफेशनल की फीस बहुत ज्यादा होती है और 20% लिमिट इज टू लेस टू फंड दिस प्रोफेशनल्स। इसका इंपैक्ट रिसर्च वर्क पर, वल्नरेबल सेक्शन पर आदि पर पड़ेगा, वेयर दे वोंट बी एबल टू गेट क्वालिटी सर्विस फ्रॉम दिस प्रोफेशनल। नए रूल्स ने सब ग्रांटिंग और ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन एनजीओ टू अनदर पर भी रोक लगा दी है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि इट विल हैम्पर द कोलैबोरेटिव रिसर्च, क्योंकि इस अमेंडमेंट के बाद बड़े एनजीओ छोटे एनजीओ को फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। बट वी नो कि ये जो बड़े एनजीओ रिसर्च करती हैं डिफरेंट एजेंसीज के लिए, इन रिसर्च में बड़े एनजीओ छोटे एनजीओ से मदद लेते हैं, उनसे काम करवा के रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। बट आफ्टर दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड, इट विल बी टफ फॉर देम टू डू सच कोलैबोरेटिव रिसर्च। फ्रेंड्स, इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जैसे फंडामेंटल राइट्स पर भी देख सकते हैं, जहां एनजीओ द्वारा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना उनके लाइसेंस के लिए खतरा साबित हो सकता है। बिकॉज FCRA नॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट किसी एनजीओ के एक्टिविटीज को अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट घोषित करके उसको बैन कर सकती है, thus चोकिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी तरह FCRA से जुड़े अमेंडमेंट इंटरनेशनल लॉज के साथ भी मैच नहीं करते, एंड सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड बाय UN स्पेशल रिपोर्ट ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे एनजीओ को बैन करना सही नहीं है। इट विल हैम्पर द एनजीओज वर्किंग इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा। FCRA 2020 और लाइसेंस राज का क्या कनेक्शन है को अगर देखें तो इस बिल में बहुत से प्रोविजंस हैं, लाइक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ आधार, FCRA अकाउंट ओनली इन SBI ब्रांच ऑफ दिल्ली एटसेट्रा। इसकी वजह से कुछ एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि लाइसेंस राज रेड टेपिज्म को बुलावा दे रहा है, thus मूविंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सिमिलरली, अगर हम इस अमेंडमेंट को देखें तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन एड को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। बट हाउ? Friends, we know there are lots of donors who send money and other stuffs during crisis from another countries via NGOs. But इस amendment and ढेर सारे कंडीशन के बाद फॉरेन डोनर्स हेजिटेट करेंगे टू फंड दिस NGOs, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि क्राइसिस के टाइम में भी हमको लेस ह्यूमैनिटेरियन एड मिले। और इस बात की सच्चाई को हम इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि फॉरेन फंड्स हैव डिक्लाइंड बाय मोर देन 40% सिंस द FCRA अमेंडमेंट, सो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस। ये तो थे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इश्यूज और चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू FCRA 2020। बाकी बहुत से मिसलेनियस इश्यूज भी हैं, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर दोज वर्किंग फॉर एनजीओज, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस फॉर एनजीओज, वेग और अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक इंटरेस्ट, ऑल्सो अमेंडमेंट बीइंग डबल स्टैंडर्ड, बिकॉज एक और गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन से फंडिंग प्राप्त कर सकती हैं, बट when such funds come for educational and charitable purpose, it is prevented in the name of security and public interest. तो फ्रेंड्स, इन डायमेंशंस के अराउंड आप एनालाइज कर सकते हो इश्यूज रिगार्डिंग द FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020। बट अब आखिरी सवाल आता है कि क्या कोई वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन भी है? तो इसका उत्तर है हाँ। फॉर एग्जांपल, एनजीओ के लाइट रेगुलेशन से रिलेटेड एक कमिटी है S विजय कुमार, जिसने काफी सारी रिकमेंडेशन दी है। अ फ्यू ऑफ देम आर एज फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल, रेड्यूसिंग फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन एनजीओ एंड पब्लिक ऑफिशियल्स, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स, हैरेसमेंट, रेड टेपिज्म को कम किया जा सके। क्रिएटिंग अ नोडल बॉडी और एजेंसी टू ओवरसी द वेरियस फंक्शनिंग ऑफ एनजीओ। इसके अलावा और सोल्यूशन की बात अगर करें तो हमें अपनी खुद की डोमेस्टिक फंड रेजिंग कैपेबिलिटीज को मजबूत बनानी चाहिए बाय सम इनोवेटिव टेक्निक्स लाइक क्राउड फंडिंग एटसेट्रा, जिससे हमको फॉरेन फंडिंग पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कंपनीज अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से ऐसे वर्क करते हैं जिससे कॉमन गुड को फायदा हो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कम हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट में एनजीओ कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में हाथ बटा सकती हैं विदाउट वरिंग ऑफ फंड्स। Similarly, we can go for accreditation of NGOs based on their performance and compliances with the FCRA Act.
इससे अच्छे एनजीओज अनवांटेड हैरेसमेंट से बच पाएंगे एज दे हैव प्रूव्ड देयर क्रेडिबिलिटी वाया एक्रेडिटेशन। ऑल्सो गवर्नमेंट को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि एनी कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस बाय गवर्नमेंट मस्ट बी बैक्ड ऑन सफिशिएंट प्रूफ एंड नॉट फॉर पॉलिटिकल ईगोज और टू स्टाइफल डिसेंट। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन टू काउंटर द चैलेंजेस विद रेस्पेक्ट टू एफसीआरए। इन द एंड अगर कंक्लूजन की बात करें तो वी कैन से दैट यस, regulation of NGO is very much required, but it should be light and consistent with the fundamental rights and DPSP so as to give effect to the object for which voluntarism is being provided. You can also use this quote by Lawrence which says, over-regulation corrupts citizen and weakens the rule of law. So friends, that's it from my side. फिर मिलते हैं एक और important themes के